रुद्रांश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। अधिगम निर्योग्यता, जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहते हैं। इस बार भी सीटेट के एग्ज़ाम में यहाँ से एक या दो प्रश्न आने की संभावना है। उसी को देखते हुए पूर्व में पूछे गए जितने भी सीटेट के प्रश्न रहे हैं उसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आइए शुरू करते हैं। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? तो देखिए, लिखावट की अगर बात आएगी तो ग्राफ बनता है, तो उसको ध्यान रखिएगा, डिस्ग्राफिया होगा। ठीक है, हम जब भी कोई लिखावट करते हैं या कोई भी संरचना बनाते हैं तो क्या होता है, ग्राफ एक निर्माण होता है। तो ग्राफिया ध्यान रखिएगा, तो आप आसानी से पकड़ पाएंगे कि लिखावट की अगर बात आए, लिखने की योग्यता में कमी या लक्षण की बात हो तो क्या होगा, डिस्ग्राफिया होगा। आइए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। डिस्ग्राफिया विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी को प्रकट करता है, जबकि डिस्प्रैक्सिया समन्वय विकार, ध्यान दीजिएगा कि डिस्प्रैक्सिया क्या करता है, समन्वय विकार। डिसकैलकुलिया गणना विकार और डिसलेक्सिया जो है पठन विकार से संबंधित है। इस पॉइंट्स को जरूर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक मेरा मानना है, आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन देखिए, के माता पिता और मित्रों द्वारा उससे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो ये प्रश्न भी सीटेट में पूछा गया है। तो कह रहा है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। देखिए, बी ऑप्शन जो है सही है कि उसके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है, व्याख्या देखिए। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कोई विशेष व्यवहार न करके बल्कि उसके साथ कक्षा में श्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सिखाने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए तथा उसके साथ भी एक सामान्य व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है। तो देखिए, जहाँ पे नकारात्मक भावना की बात आएगी वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ क्या कर रहा है, सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, तो ये ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। दूसरा है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। तीसरा ऑप्शन है, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है और दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। तो यहाँ पे देखिए कि जब भी कोई अधिगम निर्योग्य बालक हो या दृष्टिबाधित बालक हो या वाक विकलांग हो, इस तरह का कोई भी अगर बालक है और उसको क्या हो रहा है, समाहित शिक्षा की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, क्योंकि प्रश्न में क्या कह रहा है, शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल होने की बात, और समावेशी शिक्षा भी यही है। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं। जब शिक्षिका द्वारा दृष्टिबाधित विद्यार्थी को अन्य विद्यार्थियों के साथ शामिल कर गतिविधियां कराती है तो वह समावेशी शिक्षा के भावना के अनुसार कार्य कर रही है, क्योंकि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के घोषणा पत्र में समावेशी शिक्षा की संस्तुति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा।
उन बच्चों में पाई जाती है, विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ऑप्शन देखिए, सीखने से संबंधित न्यूरोयोग्यताएं वंशानुगत चलने वाली क्रिया होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलती जाती है। सीखने संबंधी न्यूरोयोग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। मतलब सब किसके अतिरिक्त कहा जा रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। किसके अतिरिक्त, कौन सा ऐसा कारक है जिसके नाते अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती है। जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, ये अधिगम अक्षमता का कोई कारण, मतलब यहाँ देखना ये है कि अधिगम अक्षमता के लिए दोषी नहीं ऑप्शन होगा, तो ये ऑप्शन जो है डी ऑप्शन होगा, क्योंकि शिक्षक की शिक्षण शैली जो होती है वो अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं करती है। शिक्षण शैली जो होती है वो सीखने में सहायक होती है। और जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे जन्म से पहले माँ के द्वारा मदिरा सेवन से भी जो बच्चे का गर्भ में विकास हो रहा होता है प्रभावित हो जाता है, मंदबुद्धिता और शैशव काल के समय दिमागी बुखार, ये तीनों कारण हो सकते हैं अधिगम अक्षमता के लिए। लेकिन शिक्षक की जो शिक्षण शैली है वो ऐसा नहीं होता है। आइए देखते हैं इसका। अधिगम अक्षमता का अर्थ सीखने में विकलांगता अर्थात किसी एक व्यक्ति को विशिष्ट तरीके से सीखने में कठिनाई होना। कुछ लोगों में एक अज्ञात कारक या कारकों की वजह से एक विशिष्ट तरीके से सीखने में कठिनाई होती है, इसलिए इस प्रकार संभावित नकारात्मक रूढ़िबद्धता की कमी की वजह से कुछ लोगों में अधिगम उत्पन्न होती, न कि शिक्षक शैली से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। तो यहाँ पे डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया। देखिए कैल्कुलिया जो है गणित से संबंधित है, डिसलेक्सिया जो है पठन विकार है, और डिस्प्रैक्सिया जो है इसमें वही सही होगा। तो इसको देखिए, डिस्प्रैक्सिया सही होगा। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता की बात अगर आती है तो वहाँ पे डिस्प्रैक्सिया सही होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए इसकी। गतिक कौशलों में अधिक निर्योग्यता डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। यह एक विकार है, इसमें बच्चे गति एवं समय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। यही कारण है कि वे अपनी ओर आती हुई गेंद को पकड़ नहीं पाते। जबकि डिस्फेजिया में भाषा विकार, डिस्कैल्कुलिया गणना विकार और डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबद्ध है। तो संग्रथित अधिगम जो है उसी संबंधित है। इसकी व्याख्या देखेंगे। सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मक बुद्धिपूर्वक अन्वेषण तथा सामग्री प्रबंध तथा उत्तोलन संग्रथित अधिगम प्रारूप से संबद्ध है। तो ग्रंथित संग्रथित अधिगम कहलाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। हकलाने की समस्या से निपटने के लिए किस पद्धति का उपयोग करेंगे। तो प्रवर्धित वाक्य, प्रवर्धित वाक्य जो है वो हकलाने से संबंधित समस्या से निपटने के लिए एक पद्धति है। प्रवर्धित वाक्य देर तक बोलना या लंबे समय तक भाषण पद्धति का प्रयोग करके हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो आत्मविमोह, प्रमस्तिष्कघात, पर अभिघातज तनाव और न्यून अवधान सक्रिय विकास। तो इसमें होगा पर अभिघातज तनाव।
निम्नलिखित क्या प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। व्याख्या देखिए कैसे नहीं है। पर अभिघातज तनाव एक चिंता विकार है जो आघात के बाद विकसित होता है। इस तनाव विकार में व्यक्ति भयंकर रूप से भयभीत रहता है और अक्सर दर्दनाक अवस्था तक पहुंच जाता है। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। तो कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी यहाँ पे? संरचित व्यवहार परक अवलोकन। कौन सी पद्धति होगी? संरचित व्यवहार परक अवलोकन। अधिगम व्यवहार परक होता है, अर्थात अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन होता है, इसलिए अधिगम निर्योग्यता का परीक्षण करने के लिए संरचित व्यवहार परक अवलोकन करना सबसे अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। तो यहाँ पे क्या होगा? पर्यावरणीय व्याख्या देखिए, अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए पर्यावरणीय उपागम सबसे उपयुक्त है क्योंकि यह बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें क्या होगा? अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, डिस्फेसिया, संवेदी एकीकरण विकार, एकाग्रता ह्रास, अति क्रियाशील विकार। तो इसमें डी ऑप्शन ही होगा, एकाग्रता ह्रास अति क्रियाशील विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास से संबंधित है। तो अक्षर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पढ़ने में कठिनाई की बात कर रहा है और पढ़ने में कठिनाई अगर हो रही है तो क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया हो जाएगा। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर पठन विकार है तो डिसलेक्सिया होगा। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है जिसमें कोई व्यक्ति अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने में असमर्थ होता है और साथ ही अक्षर शब्दों को उल्टे क्रम में भी लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। तो गणित में अगर अधिगम निर्योग्य का आकलन किया जा रहा है तो वो निदानात्मक परीक्षण होना चाहिए। निदानात्मक परीक्षण होगा। ये निदानात्मक परीक्षण में मुख्यतः अधिगम निर्योग्यता का परीक्षण किया जाता है। यह व्यक्ति की विषय पर कमजोरी और मजबूती के बारे में सूचना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से यह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। दूसरा है, विद्यालय सलाहकार काउंसलर से कहे कि बच्चे के अभिभावक से बात करे तथा उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। देखिए, हटाने के लिए नहीं कहेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस कोई भी नकारात्मक बात अगर आ रही है तो वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा। सी ऑप्शन है, इसके प्रति संकेत करें जिसे वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है। और लास्ट ऑप्शन है, बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाएं ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले ले। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जहाँ पे नकारात्मक डांट फटकार एक नकारात्मक संकेत कर रहा है और नहीं की बात और नकारात्मक संकेत दोनों ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नहीं लग रहा है, डांट फटकार एक नकारात्मक संकेत है और काउंसलर से कहें कि बच्चे अभिभावक से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें। तो ये तीनों चीज़ जो है नकारात्मक संकेत दे रहे हैं, जो कि एक तरीके से गलत है। तो इन चीज़ों को अगर आप वहाँ पकड़ लेते हैं तो आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन जो है ये सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से यह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके, जिससे कि होठों के कंपन से भी
अक्षर क्या बोला जा रहा है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि वो बधिर है, वो सुन नहीं सकता है लेकिन वो देख तो सकता है, और देख सकता है तो वो भाव को या होठों के संचालन और चेहरे के भाव से वो चीज़ों को समझ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? कौन सा ऐसा व्यवहार होता है जो अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, अपमानजनक व्यवहार और शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना। तो अधिगम निर्योग्यता की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है सी ऑप्शन ही सही होगा, और आप ऑप्शन देख भी पा रहे हैं। शब्दों को सही तरीके से न समझ पाना और शब्दों को सही तरीके से न लिख पाना बच्चे के अधिगम निर्योग्यता को प्रदर्शित करता है। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? पहले प्रश्न को फिर से एक बार देख लीजिए। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ और अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। तो छुओ और अनुभव करने की बात हो रही है, तो यहाँ विशेष तौर से ध्यान रखिए कि वह किस वर्ग के विशेष विद्यार्थी की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। तो जाहिर सी बात है जो दृष्टिबाधित बालक होगा या दृष्टि विकलांग बालक होगा वही, उसी के लिए ब्रेल लिपि बनाई गई है, और ब्रेल लिपि जो होती है वो स्पर्श के माध्यम से ही सीखा जाता है। तो यहाँ पे दृष्टिबाधित बालक होगा। ठीक है, व्याख्या आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा क्या कर रहा है। ध्यान दीजिए, औसत बुद्धि वाला बच्चा है यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। भाषा को पढ़ने की बात अगर आएगी तो क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया, पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया। ध्यान दीजिए, डिसलेक्सिया होगा, और ये कई बार हमने इसका आगे देख लिया, चर्चा किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अधिगम निर्योग्यता समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होता है। एक स्थिर अवस्था है, तो एक स्थिर अवस्था है या समय को ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। आप इसको व्याख्या देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट है पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या कहा जा सकता है, तो प्रश्न को ध्यान से समझिए। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग बच्चे हैं और निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? तो उसके लिए क्या है, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि करेंगे। सी ऑप्शन सही होगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जिससे उनकी भावनाएं आहत न हो, उन्हें असुविधा महसूस हो अगर ऐसा कोई बात करेंगे तो। इसलिए शिक्षिका अपने कक्षा के विकलांग विद्यार्थियों से कह सकती है कि असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिससे अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? तो के अतिरिक्त की बात कर रहा है। तो पहला है सांस्कृतिक कारक जो हैं, उसके अतिरिक्त सेरेब्रल संवेगात्मक और व्यवहारगत विघ्नता अगर रहती है तो बच्चे में क्या होगा? अधिगम अक्षमता आएगी। अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों
को बढ़ाने का सबसे सही तरीका। इस तरीके से विद्यार्थियों की कमजोरी पर ध्यान केंद्रित करना, इस तरह से शिक्षार्थियों के उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके। तो यही ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। व्याख्या देख लीजिए। अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादन जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सके, ताकि जिस क्षेत्र में वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं उस क्षेत्र को चुन सकें। अधिगम अक्षमताएं सामान्य या अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी परिवर्तनशील नहीं होते। वस्तुपरक तथ्य तथा संस्कृति की इसमें कोई भूमिका नहीं है और पठन अक्षमता के पर्याय हैं। तो देखिए, अधिगम अक्षमताएं जो होती हैं सामान्य और अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जा सकती है। क्यों पाई जा सकती है कि जो सामान्य बालक है या अधिक बुद्धिलब्धि वाला बालक है उसमें भी क्या है, पठन विकार हो सकता है। वो किसी चीज़ों को मतलब भाषा को पढ़ने में हकला सकता है, तुतला सकता है, तो इस तरह की चीज़ें उसमें भी हो सकता है। इसलिए बुद्धि लब्धांक अधिगम अक्षमता के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है। अधिगम अक्षमता संबंधी विकार ऐसे बालकों में भी हो सकता है जिसमें बुद्धि लब्धांक सामान्य या अधिक। ऐसे बालक हो सकता है कि पढ़ने या लिखने में असक्षम हो किंतु ये संरचनात्मक कार्यों में कुशल हो। इसका अर्थ है बुद्धि लब्धांक का संबंध अधिगम अक्षमता से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। तो भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार क्या है? भाषाघात। भाषा अवबोधन से संबंधित विकास भाषाघात है। यह विकार भाषा की हानि से संबंधित है। यह भाषा बोलने व समझने की क्रिया को प्रभावित करता है। इसमें निम्न लक्षण हो सकते हैं: शब्दों या क्रियाओं को लगातार दोहराना या सामाजिक अलगाव, बोलने में कठिनाई या अस्पष्ट आवाज़, भाषा निर्माण या लिखने में कठिनाई आना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम अशक्तता वाले क्या करते हैं? अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। बच्चे दृश्य शब्दों को आसानी से पहचानते और समझते हैं। बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। बच्चे निम्न बुद्धि लब्धि वाले होते हैं। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही होगा। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम हो जाता है तो अधिगम अशक्तता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह न्यूक्लियर अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे डिस्लेक्सिया है, क्योंकि वो पठन विकार में आएगा और पठन विकार जो है वो डिस्लेक्सिया ही है। इसका व्याख्या देख सकते हैं। एक बच्चा जो डिस्लेक्सिया से ग्रस्त है वह सा और वाज तथा न्यूक्लियर अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, क्योंकि डिस्लेक्सिया पठन संबंधी विकार है। इसमें शब्दों के संयोजन में वर्णमाला सीखने आदि में कठिनाई होती है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होते हैं। शारीरिक अक्षम जो बच्चे होते हैं वो सामान्यतः होते हैं, तो उनमें डिस्ग्राफिया की बात होती है। डिसकैलकुलिया गणित संबंधी विकार है, डिसलेक्सिया पठन संबंधी और डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार है, और वहाँ शारीरिक अक्षमता की बात कही गई है। अधिगम अक्षमता संबंधी विकार है, जबकि डिस्थीमिया मूड डिसऑर्डर संबंधी विकार है जो हल्का लेकिन लंबे समय तक रहने वाला अवसाद है। इसमें लक्षणों में शामिल सामान्यतः गतिविधियों, दिलचस्पी को खत्म होना, निराशा, आत्मसम्मान में कमी आदि। अतः शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में डिसग्राफिया लिखने संबंधी विकार होने की संभावना सबसे अधिक होती है। श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किससे सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? तो इसमें क्या होगा? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। ये ऑप्शन सही होगा। आप व्याख्या देख लीजिए। श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता की और कठिनाई का अनुभव करते हैं, जिसके कारण उनमें कुंठा उत्पन्न होती है। अतः शिक्षक होने के नाते कक्षा का वातावरण सहानुभूतिपूर्वक और सहयोगात्मक बनाने का प्रयास करना चाहिए। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार है। देखिए, आपने कुछ प्रश्नों को देखा होगा, फिर आप ये देख सकते हैं
कि बहुत से प्रश्न हूबहू उसी तरह से आ रहे हैं जिसका कि ऑप्शन वही है। तरीका भले बदल गया हो, डिसलेक्सिया जहाँ लिखना चाहिए, पठन विकार जहाँ लिखना चाहिए तो ऊपर नीचे कर दे रहे हैं ऑप्शन में, बस चीज़ें वही हो रही हैं। तो कुछ प्रश्नों को अगर आप इस तरह से चैप्टर वार देख के जाते हैं तो आपको निश्चित तौर से परीक्षा में बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसलिए आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे, प्रश्नों को ज़रूर विषयवार करके हल करेंगे। डिसलेक्सिया का संबंध है, देखिए मैं कह रहा हूँ कि वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है पढ़ने की अक्षमता से। फिर आगे बढ़िए, सामान्य विद्यार्थी के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ने का अवसर प्राप्त हो तब आप उससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहोगे। सामान्य विद्यार्थी के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ने का अवसर प्राप्त हो तब आप उसके कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहोगे, उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इससे अधिकांश की पढ़ाई में बाधा पहुंचती है। कक्षा में उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे। आप सोचेंगे कि अंधापन उसकी नियति ही थी। देखिए इस तरह की बातें नहीं सोचना है, नकारात्मक बातें नहीं, जो नकारात्मक ऑप्शन है उसको आप हटा सकते हैं। आगे वाली पंक्ति में उसके बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधा अनुसार गति से उसको पढ़ाएंगे। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी ही सही है। इससे पहले भी इस तरह के प्रश्न हम लोगों ने देखा है कि उसको आगे की पंक्ति में बैठाएंगे, नेत्रबाधित बालक है तो। व्याख्या आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं। खेल के कालांश में उन्हें एक कोने में बैठना चाहिए ताकि वे खेल का आनंद ले सकें। अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। केवल आंतरिक खेलों में हिस्सा लेने की अनुमति देनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में मतलब जो उनके अनुसार उचित हो, उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देखिए। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक अक्षमता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। शिक्षा का मूल उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, अतः शारीरिक अक्षमता वाले बच्चों को भी सामाजिक विकास के लिए खेल में सामाजिक उचित सहभागिता होनी चाहिए। तो आपने अभी तक जिन प्रश्नों को देखा है उन प्रश्नों से आपको आइडिया लग गया होगा कि इस टॉपिक से, अधिगम निर्योग्यता से संबंधित आपसे जो प्रश्न पूछेगा वो क्या पूछा जा सकता है। आपने कुछ प्रश्नों को देखा, उन्हीं प्रश्नों में लास्ट में आपने देखा कि रिपीट होने शुरू हो गए और वैसे ही प्रश्न आए। बस ये हुआ कि आंसर को उन्होंने प्रश्न में रखा और प्रश्न को आंसर में ला के रखा, बस अंतर थोड़ा सा यही हुआ है। तो इसीलिए आपको जब भी परीक्षा में जाने से पहले विषयवार या आप अपने टॉपिक से संबंधित चीज़ों को अध्ययन करके उससे संबंधित प्रश्नों को हल करके जरूर जाएं। और उसी का एक छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूं जिससे आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा शेयर उनके लिए लाभदायक हो सकता है। क्योंकि जब भी देखा जाता है कि 1-2 प्रश्न से जब किसी बच्चे का रुकता है तो उसे बहुत कष्ट होता है। इसलिए मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ, आप भी अपना प्रयास जारी रखिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करा करिए आप लोग, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।